ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आप लोगों को। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं, तो इन विचारों को जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। विशेष अधिकार वाली मानसिकता का सामना अभी हाल ही में आपने देखा, संभल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां मंदिर मस्जिद की बात हुई, वहां मस्जिद में सर्वे हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि जो हिंसा हुई उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और हमारे देश में मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम की बातें ज्यादा होती हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संभल पुलिस ने वहां के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं पर सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया है। आरोपों की सुनवाई तो न्यायालय करेगा, पर सर्वविदित है कि अधिकांश मुस्लिम नेता कानून या नैतिकता की परवाह किए बिना उग्र बयानबाजी करते रहते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में मरने मारने की भाषा का प्रयोग करते हुए मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले न्यायालय पर भी कटाक्ष किया। अधिकांश मुस्लिम नेताओं का अंदाज रहता है कि वे कुछ भी बोल सकते हैं। कोई न्यायालय को चुनौती देता है तो कोई शरीयत को संविधान से ऊपर बताता है। और आप देखते हैं कि इसका पता वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम को लेकर दिए जा रहे उनके बयानों से चलता है। उलमा समय समय पर ऐसे फतवे देते हैं जो कानूनों के विरुद्ध हैं। जब कानूनी स्थिति अपने पक्ष में लगती है तब वे दूसरों को संविधान से चलने की सीख देते हैं, अन्यथा पूरी ठसक से कानून, संविधान, समाज की अवमानना करना विशेष अधिकार समझते हैं। संबली की घटना ले, जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे टीम को पहली बार कोई बाधा नहीं हुई और पर बाद में वहां हिंसा गई। उग्र व्यवहार के बिना कानूनी प्रक्रिया या आप देखिए सहजता से चलती है। मुस्लिम नेता इसे चुनौती देना ही अपना विशेष अधिकार मानते हैं, वे इस पर गर्व करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह कई मुस्लिम नेता धमकी देते हैं कि पुलिस हटा दो, तब देख लेंगे किसमें कितना दम है। ऐसी ही बातें 100 साल पहले मौलाना अकबर शाह खान ने कही थी और उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय को पानीपत के चौथे युद्ध की चुनौती दी थी। चलिए आप लोग बताइए, प्रथम, द्वितीय और तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। और इसी अंदाज में निजामुद्दीन दरगाह के प्रमुख ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था, हिंदुओं में शासन करने की क्षमता नहीं है, मुसलमानों ने शासन किया और मुसलमान ही शासन करेंगे। हाल ही में सैयद शहाबुद्दीन आजम खान, इमरान मसूद, तौकीर रजा आदि नेता सरकार, सेना, न्यायाधीशों को भी धमकाते रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी कि अरब देशों से कहकर भारत को तेल की आपूर्ति बंद करा देंगे। ऐसे उग्र बयानों पर कानूनी कार्रवाई तो दूर, खुली भर्त्सना भी नहीं होती। गैर मुस्लिम नेता चुप रहते हैं। गत 100 साल से भारतीय राजनीति की यह स्थायी विडंबना है। मौलाना अली बंधु एक से एक हिंसक भाषण देते थे, पर गांधी जी उन्हें परिशुद्ध आत्मा बताते थे और इस तरह धमकी भीरुता हिंसा का स्वचालित दुष्चक्र बनता है। और इस प्रवृत्ति की विस्तृत समीक्षा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। संविधान का पिता भी भीमराव अम्बेडकर साहब को कहते हैं, पहले कानून मंत्री भी थे हमारे। अपनी पुस्तक में थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है कि मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जर्मनी में जिस महत्व की मांग हिटलर ने की थी, वे उसकी आकांक्षा यहाँ कर रहे हैं। संपूर्ण वार्डमैक खंड 15 में लिखा गया है। अंबेडकर ने लिखा है कि इस प्रवृत्ति का दूसरा प्रमाण मुसलमानों द्वारा गौ हत्या के अधिकार और मस्जिदों के पास बाजे की मनाही की मांग से मिलता है। शरीयत में मजहबी उद्देश्य से गौवध पर कोई बल नहीं दिया गया है, इसलिए जब वे मक्का मदीना जाते हैं तो गौवध नहीं करते हैं। पर भारत में दूसरे किसी पशु की बलि देकर वे संतुष्ट नहीं होते हैं। सभी मुस्लिम देशों में किसी मस्जिद के सामने से गाजे बाने के साथ गुजर सकते हैं, पर भारत में मुस्लिम इस पर आपत्ति करते हैं। और इस विडंबना मुस्लिम नेताओं की उग्रता और हिंदी नेताओं की चुप्पी से भारतीय समाज और शासन की जो दुर्गति हुई है उसका आकलन असंभव है। इस विडंबना से दोनों समुदायों के बीच स्वास्थ्यकर भावनाएं बनी है। और आखिर आप देखते हैं, ग्रंथि जिस जगह हो इलाज उसी का आवश्यक होता है और उपेक्षा से वह गांठ जड़ीभूत होती है। जब देश का कानून उत्तेजक भाषणबाजी को अपराध बताता है तो जो भी ऐसा करे उसे दंडित होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर मुस्लिम नेताओं पर वैसे भाषण के लिए शायद ही कभी कार्रवाई होती हो। फलता मुस्लिम नेता अपने गुमान में
और भी चढ़ते रहते हैं। यदि हिंदू नेता अंबेडकर की तरह दृढ़तापूर्वक केवल शाब्दिक आलोचना भी करें तो विशेषाधिकार जताने वाले मुस्लिमों पर लगाम लगे, तभी यहाँ मानवतावादी न्याय मुस्लिम नेता भी उभरते हैं। जोर जबरदस्ती का अंदाजा ठुकराने पर मुस्लिम नेता कहीं भी मनमानी चलाने में असमर्थ हैं। सऊदी अरब में प्रमुख इस्लामी स्थानों की रक्षा अमेरिकी संरक्षण में होती है। अकूत आर्थिक संसाधन के बावजूद तमाम मुस्लिम देशों की सेना मिलकर एक इजराइल को नहीं हरा सकती है। भारत पर भी पाकिस्तान के चार हमले हार में बदले हैं। मुस्लिम नेताओं की ठसक दूसरों की चुप्पी से ही चलती है। ये आप देखिए, अन्यथा स्वामी दयानंद, सिद्धानंद, श्री अरविंद या अंबेडकर जैसे नेताओं ने जब भी उनकी घमंडी मानसिकता को ठुकराया उन्हें उत्तर नहीं सूझा। उल्टे मुस्लिम नेताओं ने वैसे नेताओं को आदर दिया जो उनसे आंख मिलाकर बात करते थे। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद को दी गई सर सैयद अहमद की श्रद्धांजलि। इसकी तुलना में किसी मुस्लिम नेता ने गांधी जी को रंच मत भी मान नहीं दिया है, जो आजीवन हिंदुओं के हित कुर्बान करते रहे। और आप देखिए, इस्लामी श्रेष्ठता के स्थान पर मानवीय समानता को सामने रखा ही सही नीति है। घमंडी अंदाज को ठुकरा कर केवल समान अधिकार की टेक पर ही विशेष अधिकार मानसिकता खत्म की जा सकती है। उस पर चुप्पी साधने या झुकने से उसे बढ़ावा ही मिलता है और इससे आगे और भी अधिक क्षति होनी तय है। और जिस दिन भारतीय शासन बिना मजहब, जाति, क्षेत्र देखे हर उत्तेजक भाषण पर समान रूप से कठोर कार्रवाई करने लगेगा, उसी दिन यह समस्या खत्म होनी आरंभ हो जाएगी। और इस्लामी मत भी बौद्ध, ईसाई, हिंदू मत के समान ही आदर या आलोचना का पात्र है। इस टेक्स से तनिक भी विचलन उस विशेषाधिकार मानसिकता को ही बढ़ाता है जिसने लाखों लोगों की बलि ली है। इसे बंद करने के लिए सही उपाय शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। इसे केवल कानूनी व्यवस्था का विषय मानना भूल है। मुस्लिम नेताओं की आक्रामक भाषा, मनोवैज्ञानिक दबाव जिससे हिंदू नेता भ्रमित होते हैं, उन्हें सहजता किंतु दृढ़ता से इसे ठुकराना होगा। लेखक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर, वरिष्ठ स्तंभकार हैं शंकर शरण, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, इनके अपने विचार हैं। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि इनके विचारों से आप देखते हैं कि सहमत नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया हिंदुओं में भी तो कट्टरता के कुछ भी भाषण देते रहते हैं, इन्होंने एक तरफा कहा हुआ है। तो इनके अपने विचार हैं, देखिए सीधी सी बात है, और आपको पूरा अधिकार है, आप सहमत हों ना सहमत हों। बिखराव की ओर जाति विपक्षी गठबंधन, भरोसे का अभाव और काला काट प्रतिस्पर्धा के चलते INDI की हालत पहले से भी खराब है। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो गठबंधन बना था ना, इंडिया नाम रखा गया है, जिसमें आप देखते हैं कि कांग्रेस मुख्य पार्टी है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन है। और उसी तरह से आप देखिए NDA में बीजेपी मुख्य सहयोगी दल है और बाकी उसके सहयोगी दलों को मिलाकर NDA बनता है। पढ़ सकते हैं, आप लोगों को पढ़ना है तो। ये सब राजनीति की, और मैं इसलिए तो कहता हूं बहुत कम आर्टिकल जो मिलते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। सुनने की क्षमता, कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से भी कठिन सहना होता है। आजकल आप देखिए कि कहीं भी जाइए आप, लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनने से उन्हें मतलब नहीं है, सुनना पसंद ही नहीं है। उसे भी ठीक होता है जब सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी बाड़ी में निहित होता है, आधा मौन में। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के बस में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के बस में हो जाता है। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि किसी के बारे में जानना है तो उसे बोलने का मौका दिया करिएगा। वस्तुतः भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए तो बातें चुप जाती हैं और उनको सुई के समान मानकर उनका फूलों की माला बनाने में इस्तेमाल किया जाना ही उचित है। आइंस्टीन ने कहा कि बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए हुए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। संवाद, आप देखते हैं कि संवाद सिर्फ वार्ता नहीं बल्कि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन है। यदि आप सिर्फ बोलने के अभ्यस्त हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। और आप देखिए, अधिक बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते हैं। आप एक धैर्यवान श्रोता बनकर दूसरों को उनके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो आप उनके सम्मान और प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। यदि आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो आपको संवाद की गुणवत्ता बेहतर होगी। स्वयं बोलने से दूसरों को अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करने दें। समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने की नहीं। दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाएंगे, यह समझने एवं समझाने की कोशिश में लग जाएंगे कि वे गलत कैसे हैं। बीच में दखल ना दें। दखल का मतलब है कि अगर हम अक्सर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला आगे क्या कहेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पूर्वाग्रह से ही ग्रस्त होते हैं और अपने समक्ष वक्ता क्या कहने जा रहा है और यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वास्तव में वे क्या कह रहे हैं। सीखा करिएगा, अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं, समझ रहे हो। अब देखिए, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई बातें हो रही हैं, पहले भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए 1967 तक
वो तो क्या रहा, 1960 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, कुछ आप देखिए लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले हो गए। एक साथ चुनाव की तैयारी, यहाँ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। अगर देखिए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव और विधानसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे 18 घटाकर कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्यों में से आप देखते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, बाकी सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। और अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तब आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और विधान परिषद जिन राज्यों में है उनका अगर सदस्य बनना है तब आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। राज्यपाल बनना है तब आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। और चुनाव आयोग के बारे में याद रखिए, क्योंकि ये सब चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी अनुच्छेद 324 के तहत, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति यही बता रही है कि मोदी सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि यह धारणा सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के कारण वह अपने इस एजेंडे का परित्याग कर सकती है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देशम एक साथ चुनाव के पक्ष में है। चूंकि आंध्र प्रदेश की तरह उड़ीसा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते रहे, इसलिए संभव है कि बीजू जनता दल भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन करे। और जो भी हो, इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना उचित होगा ताकि विपक्षी दल उस पर अपनी राय दे सकें। हालांकि एक साथ चुनाव पर विचार के लिए जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई तो विपक्षी दलों के सुझाव मांगे गए थे। फिर भी बेहतर यही होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर नए सिरे से विपक्ष की राय ली जाए। विपक्ष को भी चाहिए कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चुनाव पर नीच ही ढंग से विचार करे, और उसे इस तरह के घिसे पिटे तर्कों से बचना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहले भी होते थे। इस तर्क का इसलिए कोई मूल महत्व नहीं है क्योंकि 1967 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। और इसी तरह इस दलील में भी दम नहीं है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक नुकसान होगा, और यही सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है क्षेत्रीय दलों की, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी कभी ऐसी शिकायत नहीं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होते हैं। वहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से केवल संसाधनों की बचत ही नहीं होगी बल्कि राजनीतिक दलों को भी राहत मिलेगी। अभी उन्हें रह रहकर चुनावी मुद्रा अपनानी पड़ती हो, अपनी समस्त ऊर्जा संसाधनों में खपानी पड़ती, कई बार तो उन्हें अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी पड़ती है। इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं कि चुनाव के चलते बार बार आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय लेने उन्हें लागू करने में समस्या आती है। आखिर जब पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं तो फिर यह कहने का क्या उचित है कि उन्हें फिर से एक साथ कराया जाना सही नहीं होगा। एक साथ चुनाव के विचार को संसद पसंद ना करने वाले दल कुछ भी काम करें, यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र झारखंड में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनाव का इंतजार है। यह इंतजार खत्म होते ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी होने लगेगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में चुनाव ही होते रहते हैं, तो भैया एक बार चुनाव करवा लीजिए और फुर्सत हो जाइए, यही कहा जा रहा है। एक देश एक चुनाव के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा, मुख्य परीक्षा में भी पूछ लेगा, और निबंध अगर लिखने के लिए आ जाए तब भी आपको मालूम होना चाहिए इसका क्या है एक देश एक चुनाव, इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं और इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ई रिक्शा की मनमानी, इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात हो रही। गणेश छाप, विक्रम टेपो और पैर रिक्शा, ऑटो रिक्शा। अब ई रिक्शा जहां एक तरफ यात्रियों की व्यवस्था है वहीं कोड भी है, लेकिन लाख टके की का सवाल है कि यह कोड लाइलाज क्यों है। महानगरों में अब तक सार्वजनिक परिवहन का ठोस उपाय न तलाश पाना, यकीनी आदेश शक्तियों का अपवित्र गठजोड़ प्रश्न नया नहीं है, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें यह प्रश्न नए संदर्भों के साथ सत्य है। काफिला शहर के इनर रिंग रोड शहीद पथ पर था, तभी सामने ई रिक्शा आ गया और अचानक ब्रेक लगाने के कारण काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि राज्यपाल सुरक्षित रहे, किंतु 4 पुलिस अधिकारियों को चोटें आ गईं। शहीद पथ पर ई रिक्शा प्रतिबंधित है, पर यातायात पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। यह हाल सिर्फ राजधानी का नहीं, हर जिले में ई रिक्शा आफत का पर्याय बन रहे हैं।
और इसकी मनमानी पर अंकुश नहीं है। ई रिक्शा कहाँ किस रूट पर चलेंगे, कितने चलेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन ये उन मार्गों पर भी बेखौफ चलते हैं जहां स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए चंद रोज पहले हरदोई में राजमार्ग पर जा रहा एक ई रिक्शा अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गया और 3 लोगों की मौत हो गई। राजमार्गों पर ई रिक्शा के संचालन पर स्पष्ट प्रतिबंध है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। जब ई रिक्शा की शुरुआत हुई तब कहा जा रहा था कि यह फीडर सर्विस के तौर पर चलेंगे, लेकिन अब यह कुकुरमुत्तों की तरह सड़कों पर मौजूद हैं। ई रिक्शा की अनियंत्रित संख्या व ट्रैफिक में बाधा के कारण वाराणसी प्रशासन ने नई ई रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा रखी है। हालांकि यह स्थायी निदान नहीं है। निदान यही है कि प्रत्येक महानगर में इसके नियमन की एक नीति बने जो ई रिक्शा निर्माताओं और डीलरों अधिकारियों के गठजोड़ के दबाव से मुक्त हो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। कवच से होगी सुरक्षा सुनिश्चित। भारतीय रेलवे की बात हो रही, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है ना। भारतीय रेलवे की क्रांतिकारी तकनीक पहल कवच प्रणाली के लागू होने से कोहरे में ट्रेनों के देरी से चलने की समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिव ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ट्रेन को हादसों से बचाता है। कवच सिस्टम ट्रेन की गति, स्थिति और आसपास के परिवेश की निगरानी करता रहता है। अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो यह सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन के ब्रेक लगा देता है और ट्रेन को रोक देता है। दरअसल आप देखिए, कवच सिस्टम में कई सेंसर, ऑटो और ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो लगातार ट्रेन की गति, स्थिति और आसपास के वातावरण की जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। यह जानकारी केंद्रीय कंप्यूटर में भेजी जाती है जो इस जानकारी के विश्लेषण करते हैं। अगर कंप्यूटर को लगा कि ट्रेन किसी खतरे में है तो यह तुरंत सिग्नल भेजता है और ट्रेन के ब्रेक लगा देता है। रेल ट्रैक पर लगाए गए सेंसर ट्रेन की स्थिति और गति के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। लोको पायलट केबिन में एक डिवाइस लगा होता है जो ट्रैक से मिलने वाली जानकारी प्राप्त कर लोको पायलट को निर्देश देता है। यह कंप्यूटर सभी सेंसरों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है क्या ट्रेन को रोकना है या नहीं। कवच सिस्टम ट्रेन हादसों की आशंका को काफी हद तक कम कर देता है। कवच सिस्टम के कारण ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी और जिससे यात्रियों का समय बचेगा। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर चले। और पहले इस सिस्टम को लगाने में 2 हफ्ते लगते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 22 घंटे में ही स्थापित हो जाता है। इस सिस्टम में तांबे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे चोरी की आशंका काफी कम हो जाएगी। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे रेल नेटवर्क में कवच प्रणाली को लागू किया जाए। और हालांकि इस सिस्टम को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी। दरअसल रेलवे का एक बड़ा हिस्सा पुराना है। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कवच सिस्टम को लगाने में कई तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सिग्नलिंग सिस्टम के साथ एकीकरण, बिजली आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करना, कवच सिस्टम को संचालित करने और उनकी देखभाल के कुशल तकनीशियों की आवश्यकता होती है। और इन चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पूरे नेटवर्क को एक साथ अपग्रेड करने के बजाय महत्वपूर्ण रूट्स पर पहले कवच सिस्टम लगाया जा सके। एआई से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। अब आप देखिए क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। यही तो आर्टिकल में बताया जाता है, यही तो आपको मालूम होना चाहिए और यही तो आंसर राइटिंग में आपको लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग? एक टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ कर तो इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। इस सौर रहस्यों की थाह लेने का प्रयास, ये भी अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसमें 2 अंतरिक्षीय पिंडों की उपयोगिता मानव सभ्यता की स्थिति के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें पहला पिंड एक ग्रह के रूप में खुद हमारी पृथ्वी है और अब तक की जानकारियों के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इसी एक ग्रह पर जीवन स्पंदित है। दूसरा अंतरिक्षीय पिंड हमारे सौरमंडल की मुखिया एक तारा यानी सूर्य है और जिसकी परिक्रमा सौरमंडल के सभी सदस्य ग्रह करते हैं। सूरज कितना उपयोगी है और इससे समझा जा सकता है कि यदि यह तारा नहीं होता तो पृथ्वी पर संभवतः जीवन भी नहीं होता और शायद यही उपयोगिता वह कारण है कि हमारा देश चंद्रमा के बाद जिस अंतरिक्षीय पिंड पर सबसे ज्यादा ध्यान लगा रहा है वह सूर्य ही है। वह आप देखते हैं सूरज का अध्ययन करने के लिए खुद के मिशन भी भेज रहा है, अन्य अभियानों में अपना सहयोग भी दे रहा है। जैसे हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग करते हुए भारतीय रॉकेट PSLV C95 से प्रोबा 3 नामक मिशन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। प्रोबा 3 का उद्देश्य सूर्य के बाहरी हिस्से कोरोना से फूटने वाली विकिरण और सौर लपटों का अध्ययन करना है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह आकारण नहीं है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत को चुना
और अंतरिक्ष के अनुसंधान में यही एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला है जिसमें विक्षेपण की लागत कम होने और विक्षेपण की सफलता की दर के साथ यह बात भी मायने रखती है कि खुद वह देश अंतरिक्ष में क्या विशेषज्ञता रखता है। भारत ने अपने अपने चंद्रयानों और मंगलयान की सफलता के साथ अंतरिक्ष संबंधी जिज्ञासा अनुसंधान में अपनी महारत पहले ही साबित कर दी है। अब गगनयान की तैयारियों से भी स्पष्ट है कि जल्द ही भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। पर जिस सूर्य के अध्ययन के लिए ESA प्रोबा 3 मिशन भारत की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्षेपण किया गया है, वह सूरज खुद भारत की दिलचस्पियों में पहले ही शुमार हो चुका है। इसकी शुरुआत बीते साल देश के पहले सोलर मिशन आदित्य एल के साथ हो चुकी है। सफल विक्षेपण के करीब 4 महीने बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक तरह यह अंतरिक्ष यान जिस L1 पॉइंट पर पहुंचा, वहां रहकर यह सौरमंडल के इकलौते तारे यानी सूर्य की तमाम बारीकियों का अध्ययन कर रहा है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूरज फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर लैग्रेंज पॉइंट L1 कहे जाने वाले अंतरिक्ष के एक विशिष्ट बिंदु या स्थान पर है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है और इस स्थान पर एक तरह का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है, जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने इस बिंदु की खोज 18वीं सदी में की थी। यह स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। बेशक यह दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी के मुकाबले 4 गुना है, लेकिन सूरज हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सिर्फ 1% दूरी तक आगे जाकर आदित्य एल से सूर्य के बारे में काफी कुछ ऐसा जानने की कोशिश हो रही है जिसका अभी तक रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ है, जैसे सौर प्रवाह, सोलर विंड, सूर्य के कारण होने वाले विद्युत चुंबकीय विचलन और सौर हलचलों की वजह से पृथ्वी के मौसम या कहें कि जलवायु पर पड़ने वाले असर का सही आकलन और मापन करना अभी भी एक चुनौती है। आदित्य L1 पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों की मदद से सूर्य की बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को जानने की कोशिश होगी और यह पता लगाया जाएगा कि इनका पृथ्वी पर क्या असर होता है। अब इस काम में ESA का प्रोबा 3 भी एक विशिष्ट सहयोगी की भूमिका निभाएगा और आप देखिए प्रोबा 3 से जो हासिल होगा और इस मिशन के जरिए असल में ESA ने अपने 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ऑक्यूल्टर को कृत्रिम रूप से सैकड़ों बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगाने के लिए भेजा। ऐसा करके विज्ञानी सूर्य के बाहर वातावरण यानी कोरोना के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज के चारों ओर दिखने वाला चमकीला सफेद घेरा ही असल में कोरोना है, जो बाकी समय में नजर नहीं आता है। पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में स्थापित होने पर ये दोनों उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर के फासले पर जोड़े के रूप में उड़ान भरते रहेंगे और इस तरह ये दोनों उपग्रह अगले 2 साल की अवधि में सैकड़ों बार ऐसी स्थिति में आएंगे कि वे परस्पर 492 फीट की दूरी पर आ जाएं ताकि एक उपग्रह पर लगी डिस्क दूसरे उपग्रह पर स्थापित टेलीस्कोप को अपनी छाया में ले सकेंगे और इस ऐसी परछाई पड़ने पर वहां सटीक ढंग से कृत्रिम पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। सूर्य ग्रहण लगाने का फायदा यह है कि ऐसी स्थिति में उपकरणों से सूरज के कोरोना की गहन पड़ताल की जा सकती है। असल में सूरज के वातावरण की सबसे बाहरी परत कोरोना सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देती यानी छिपी रहती है। तभी दिखाई देगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। प्राकृतिक रूप से होने वाली कई वर्षों में चंद मिनटों के लिए लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान खगोलविदों के पास इतना मौका नहीं होता है वे अपने खास उपकरण से कोरोना का विस्तृत अध्ययन कर सकें। इसलिए ESA ने प्रोबा 3 मिशन की मदद से कोरोना के विस्तृत अध्ययन की योजना बनाई है। प्रोबा 3 के उपग्रह सैकड़ों बार जो कृत्रिम सूर्य ग्रहण लगाएंगे उनमें से प्रत्येक 6 घंटे की अवधि वाला होगा। ऐसे में विज्ञानी अपने उपकरणों से व्यापक विक्षेपण लेते हुए कोरोना की अच्छी तरह से पड़ताल करने में सफल हो सकेंगे। यहाँ सवाल है कि आखिर सूर्य के कोरोना में ऐसा क्या है जो विज्ञानियों को उसके अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहा है। सौर लपटों का रहस्य अध्ययनों से पता चलता है कि प्राकृतिक ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा की वजह से सूरज की रोशनी बाधित होती है तो सूर्य की सतह की तुलना में कई गुना ज्यादा गर्म कोरोना ज्यादा तापमान होने के बावजूद कम रोशनी बिखेरता है। यह एक रहस्य है जिसे विज्ञानी सुलझाना चाहते हैं और इसके अलावा एक विस्फोट के रूप में निकलने वाली सौर लपटों यानी कोरोनल मास एजेक्शन को समझने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि इस विस्फोट यानी CME के दौरान
कोरोना से अत्यधिक मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय विकिरण सूरज की सतह से फूटता है, तो उससे हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है और खास तौर से दूर संचार नेटवर्क, संचार उपग्रहों और पावर ग्रहों के संचालन में इस विकिरण के कारण व्यवधान पड़ता है। ऐसे में यदि कोरोना उससे होने वाले विस्फोटीय विकिरण के रहस्य को सुलझा लिया गया तो सौर लपटों से बचाव के प्रभावी तरीकों की खोजबीन भी हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर बताया करिए, कुछ ना कुछ तो लिखा करिएगा। कैसे असीमित ऊर्जा का स्रोत बना सूरज? तो आप देखेंगे हमारे सूरज में ऊर्जा का विस्फोट कैसे होता है, इसे लेकर लंबे समय तक भ्रांतियां कायम रही। जैसे आरंभ में विज्ञानी मानते थे कि सूरज पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का परस्पर दहन होता है जिससे असीमित ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ऐसा होने पर तो सूरज 3000 साल में ही बुझ चुका होता। इसके बाद 1842 में दावा किया गया कि सूरज पर निरंतर गिरते उल्कापिंड उसकी ऊर्जा का कारण बनते हैं, जो घर्षण से जल उठते हैं और विशाल ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन यह विचार भी इस दावे के साथ खारिज हो गया कि ऐसा होने पर तो सूरज का द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है। इसका असर सौरमंडल के ग्रहों के कक्षीय वेग पर भी पड़ता है। फिर सूर्य के संकुचन को सूरज में पैदा होने वाली ऊर्जा का कारण बताया गया और इसमें कहा गया कि यदि सूरज हर साल 20 मीटर तक संकुचित होता रहता तो यह अगले 5 करोड़ साल तक ऊर्जा दे सकता है। लेकिन बाद में साबित हुआ कि सूर्य की उम्र तो इससे भी ज्यादा है। 1920 में रेडियो एक्टिव सक्रियता को इस ऊर्जा का वजह बताया गया, यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ और तब 1929 में कहा गया कि परमाणुओं के नाभिक द्वारा बाह्य प्रोटॉन ग्रहण करने से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद 1939 में CNO कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिसके अनुसार कहा गया है कि जब कार्बन नाभिक अतिरिक्त प्रोटॉन ग्रहण करता है तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। हालांकि इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां पाई गई क्योंकि सूरज के मामले में यह पूरी तरह सही साबित नहीं होता था। और इसके उपरांत प्रोटॉन साइकिल का सिद्धांत दिया गया जिसके अनुसार सूर्य की सतह पर 6 हाइड्रोजन नाभिक एक ही समय में संलग्न प्रक्रिया के जरिए हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और उसी दौरान 2 हीलियम नाभिक अपने मूल रूप में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले नए नाभिकों का वजन द्रव्यमान उन्हें बनाने वाले मूल नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। वजन में होने वाली यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है, जिस कारण ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इस प्रोटॉन साइकिल के कारण ही सूरज पर प्रति सेकंड 50 लाख टन हाइड्रोजन ऊर्जा में बदल रही है। पर इसके बावजूद हमारा यह केंद्रीय तारा अगले 4.5 करोड़ वर्ष तक जीवित रहते हुए पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल को ऊर्जा देता रह सकता है। सूरज असल में एक डायनामो की तरह काम कर रहा है। जिस तरह डायनामो में यांत्रिक ऊर्जा बिजली में बदलती है, उसी तरह सूर्य की सतह पर भी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदलता रहता है। समझ रहे हो? इंटरनेट मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई सही राय। अभी आप देखते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग से रोकने की बात हो रही है ना। देखिए, कई बार हम लोग इस तरह के आर्टिकल देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में सफल नहीं होते तो इन पर 5 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। इंटरनेट मीडिया निश्चित रूप से एक वरदान है, किंतु आज के परिदृश्य में यदि गौर किया जाए तो युवाओं एवं बच्चों को पथ भ्रमित करने का सबसे बड़ा माध्यम भी इंटरनेट है। और इंटरनेट मीडिया का सर्वाधिक इस्तेमाल किशोर वर्ग द्वारा किया जाता है। अपने छोटे छोटे क्रियाकलापों की वीडियो रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना और फिर इसके बाद लाइक्स और कमेंट के जंजाल में लंबे समय तक फंसे रहना बच्चों की एक दिनचर्या भी बन चुकी है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे अपना कीमती समय किस हद तक जाया करते हैं, इसका अंदाजा स्वयं उनको भी नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि उनके बिगड़े हुए और दिशाहीन भविष्य की एक नींव तैयार हो रही है। विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भांति की अनुपयोगी दिग्भ्रमित करने वाली सामग्रियां एक लंबी श्रृंखला उपलब्ध है। किशोरों का मन मस्तिष्क अपरिपक्वता से परिपक्वता के मध्य संक्रमण की स्थिति पर मौजूद होता है, लिहाजा ये अनर्गल सामग्रियां उन्हें बड़ी सहजता से आकर्षित करके अपने शिकंजे में ले लेती हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार 14 से 17 वर्ष तक के सभी लगभग 2/3 बच्चों ने ऐसी सामग्री ऑनलाइन देखी जो बेहद हानिकारक है। 1/4 बच्चों द्वारा ऐसा कंटेंट देखा गया है जो असुरक्षित खानपान की आदतों को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त 95% अभिभावक ऑनलाइन सुरक्षा को एक गंभीर चुनौती की तरह देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक अश्लील कंटेंट की पहुंच को रोकने के लिए भी उपायों की तलाश की जा रही है।
हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा गया कि चाइल्ड पॉर्न सामग्री को देखना, डाउनलोड करना एवं संग्रह करना बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के तहत अपराध है। इसके अतिरिक्त शीर्ष अदालत द्वारा यौन शिक्षा को व्यापक रूप से लागू करने के युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने का निर्देश भी दिया गया। और इंटरनेट मीडिया वस्तुतः एक आभासी संसार की तरह होता है, जहां पर किशोर युवा वर्ग अपनी वास्तविक प्रसन्नता को खोजने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं होता है कि यह आभासी संसार वास्तव में एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसे बाहर निकल पाना नितांत मुश्किल कार्य है। और कम उम्र में इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक उपयोग की वजह से किशोर वर्ग पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन दुष्प्रभावों में मानसिक रोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक शोध के अनुसार लंबे समय तक इंटरनेट मीडिया का प्रयोग करने से किशोर वर्ग में अवसाद, हताशा की भावना, हीन भावना, अनिद्रा, कब्ज, निर्णय लेने में अक्षमता, तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही। ब्रिटेन की नेस्ट नामक संस्था द्वारा किए गए शोध के अनुसार वयस्कों में किसी कार्य के प्रति अपनी फोकस बनाने में पर्याप्त समय लगता है, और यदि किसी कारणवश उस कार्य से ध्यान भटक जाए तो फिर पुनः फोकस स्थापित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट मीडिया के नोटिफिकेशन हर मिनट पर ध्यान भटकाते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आजकल 24 घंटे में औसतन 6 घंटे बच्चे ऑनलाइन रहने लगे हैं। निसंदेह यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। खास बात यह है कि इंटरनेट मीडिया पर अपने द्वारा पोस्ट की गई किसी सामग्री पर आने वाले लाइक्स, व्यूज, कमेंट को बच्चे किसी आकर्षक पुरस्कार से कम नहीं समझते हैं। और जहां प्रशासनिक टिप्पणी से उनके अंदर छदम, प्रसन्नता, उत्साह का संचार होने लगा, वहीं नकारात्मक कमेंट अथवा मजाकिया टिप्पणी एवं ट्रोलिंग का शिकार होने पर वे झूठी चिंता ही एवं हीन भावना की गिरफ्त में आ जाते हैं, और इस मानसिक स्थिति से बाहर आना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसी मानसिक दिशा की परिणति कभी कभी आत्महत्या के रूप में भी होती है। भारत में भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि किशोर वर्ग असमय आभासी संसार की गिरफ्त में आकर अपने आप को दिशाहीन गति से बचा सकें। आजकल तो बड़े बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं, लाइक कमेंट पर आप देखिए अपनी खुशी देखने लगे हैं। फोटो डालते हैं, फिर उसे 10-50 बार देखें कि कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए, समझ रहे। तो ये हाल है। बहुत सारे, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, बच्चे फायदा भी उठा रहे हैं इस तरह की सोशल मीडिया का, फायदा भी मिल रहा है। आजकल आप देखते हैं कि अगर यूट्यूब ना होता, इंटरनेट ना होता, तो हम आप कहाँ से जुड़ पाते हैं। हाँ, लेकिन चिंता भी है, तो बीच का कोई रास्ता निकले, अच्छी बात है। रुकनी चाहिए रैगिंग की घटनाएं। अब तो देखिए काफी हद तक इन पर पाबंदी लग गई, वरना बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती थी रैगिंग की वजह से। हाल ही में गुजरात के पाटन में एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत हो गई। शुरुआत जांच में सामने आया कि उस छात्र को लगातार 3 घंटे तक प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के होलोक्रास महिला महाविद्यालय में भी रैगिंग की एक मामला सामने आया। इस महाविद्यालय में एक छात्रा ने सीनियर छात्रों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कुछ समय पहले रैगिंग के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वेंकटेश ने दोषी छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा था, यदि आप रैगिंग जैसे घृणित कृत्य में लिप्त होंगे तो आपके कॉलेज आने का क्या लाभ है। ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से बेहतर होगा कि आप अनपढ़ और अशिक्षित ही बने रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार हो। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो अभिभावक, शिक्षकों और पूरे समाज को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मामले में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दरअसल रैगिंग झेल रहे छात्र दोहरे शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे छात्रों का एक तो शारीरिक शोषण होता है जो सीनियर छात्र करते हैं, लेकिन जब इस शारीरिक शोषण का प्रभाव मानसिक शोषण के रूप में होता है तब बहुत ही खतरनाक होता है। अब हमें यह सोचना होगा कि सीनियर छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। रैगिंग एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। रैगिंग में शामिल सीनियर छात्र अपने छात्र साथ हुआ बुरा व्यवहार जूनियर छात्रों पर दोहराना चाहते हैं। सीनियर छात्रों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने और रोब झाड़ने की प्रवृत्ति काम करती है। वही रैगिंग के चलते जूनियर छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है और वे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे छात्र कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसे मनोवैज्ञानिक रूप से ही हल किए जाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रैगिंग रोकने के लिए नियम कानूनों का पालन ही ना किया जाए। ऐसी घटनाओं में आरोपी छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रैगिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से जहां एक और सीनियर छात्रों को एक नया सबक मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जूनियर छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का शिक्षण संस्थानों को निर्देश है कि रैगिंग के लिए संस्थान ही जिम्मेदार माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पत्र भेजकर रैगिंग रोकने के निर्देश देता रहता है।
हर शिक्षण संस्थान दाखिला देने से पहले छात्रों से हलफनामा भी लेता है। रैगिंग जैसी घटनाओं में शामिल पाए जाने पर उनका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समितियां बनाई जाती हैं। ऐसी घटनाएं होने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद रैगिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब यह प्रवृत्ति पब्लिक स्कूलों में भी बढ़ रही है और कई बार संस्थान ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास ठीक उसी तरह है जैसे बीमार व्यक्ति द्वारा रोगों को छिपाने का प्रयास है। रोग को जितना छिपाया जाएगा वह उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा और इस रैगिंग रूपी रोग को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में बेहतर माहौल बनाना होगा। उन्हें छात्रों के अंदर व्यवहारिक रूप से नैतिक मूल्यों विकसित करने की कोशिश करनी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शिक्षण संस्थान भाषणों में तो नैतिक मूल्यों की बात बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ऐसा कोई प्रयास करते दिखाई नहीं देते हैं। हमें यह समझना होगा कि रैगिंग की घटनाएं सिर्फ कानून के बल पर नहीं रोकने वाली नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से भी प्रयास करना होगा। जो बच्चे रैगिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके अभिभावक को यह जानने का प्रयास करना होगा कि उनके बच्चों के अंदर शिष्टता रौब गालिद करने की भावना क्यों पनप रही है। अगर इस तरह के मामलों में अभिभावक हाथ पर हाथ रखकर बैठे गए तो यह समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं, बताया करिएगा, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं, आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आपको लिखना है, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।